Assalamu alaikum dear students. Once again Mohammad Yasin Bhatti is here and today I am going to discuss about the topic nucleus. आज हम nucleus के बारे में बात करेंगे. In case of nucleus we will talk about its definition, its discovery, the properties and finally its structure. Definition. अगर हम nucleus की definition को discuss करें तो हम कहते हैं कि nucleus एक ऐसी organelle है जो कि membrane bounded है. ठीक हो गया पहली बात. दूसरी बात ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है डेट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल, जिसके अंदर सेल का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है. जेनेटिक मटेरियल से मुराद है डीएनए. जेनेटिक मटेरियल कहते हैं ऐसे मटेरियल को विच कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड दैट इज एक्चुअली द डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. इसे हम हेरिडिटी मटेरियल भी कहते हैं. हेरिडिटी मटेरियल से मुराद ऐसा मटेरियल डेट इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. वो मटेरियल जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट हो रहा है उसे हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं. और अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें तो ये सेल के अंदर वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल फंक्शंस जो ये परफॉर्म करता है दैट इज रिगार्डिंग टू ट्रांसक्रिप्शन एंड सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स. ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए. ऐसा प्रोसेस जिसके तहत डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब हो जाए मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे. और दूसरा फंक्शन इसका है जी सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स जिनको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं, जो कि मोस्टली सेल के साइटोप्लाज्म में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. दे आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. ये बेसिकली सेल के न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होते हैं और प्रोड्यूस और सिंथेसाइज होने के बाद ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं. तो हम न्यूक्लियस की डेफिनेशन कुछ यूं करेंगे कि अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल that contains the genetic material of eukaryotic cells and is primarily involved in transcription and synthesis of ribosomes. अब हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की. As far as its discovery is concerned, it was first reported or discovered in 1831 by Robert Brown. सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसे डिस्कवर किया था. अगर हम रॉबर्ट ब्राउन को थोड़ा सा डिस्कस करें तो ही वॉज एक्चुअली अ स्कॉटिश बोटेनिस्ट. ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था, बोटेनिस्ट था जो कि बोटनी को स्टडी करता है. बोटनी कहते हैं द स्टडी ऑफ प्लांट्स. ठीक हो गया. प्रॉपर्टीज. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम न्यूक्लियस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे. इंपॉर्टेंस. अगर हम न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट कंट्रोल्स द लाइफ और सेलुलर एक्टिविटीज. सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं उनको कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस खुद है. कैसे? हाउ इज इट सो? ऐसा क्यों है? वो इस वजह से कि एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी है दैट इज कंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए विद इन द न्यूक्लियस, वो इंफॉर्मेशन डीएनए की फॉर्म में न्यूक्लियस में पाई जाती है. इस वजह से सेल की सारी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल कर रहा होता है. दूसरा पॉइंट, हम इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो हमें यह पता है कि प्लांट सेल के केस में एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है सेंटर में, जिसकी वजह से न्यूक्लियस प्लांट सेल में पेरिफेरल साइड पे पाया जाता है, साइड पे होगा सेल की. व्हाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसके अंदर ये सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, सेल के सेंटर में पाया जाएगा. तीसरी प्रॉपर्टी है जी रिगार्डिंग टू इट्स शेप. इसकी बेसिकली शेप इरेगुलर होती है, लेकिन बाजू का सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर ये स्फेरिकल शेप में पाया जाता है, गोल सर्कुलर. नंबर्स में हम ये डिस्कशन करेंगे कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस कितने नंबर्स के हिसाब से पाया जाता है. जनरली, मोस्टली, यूजुअली, ज्यादातर सेल्स के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है और ऐसा सेल जिसके अंदर एक ही न्यूक्लियस हो उसे हम मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं. लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर एट अ टाइम दो न्यूक्लियाई पाए जाएंगे तो उन्हें हम कहेंगे बाइन्यूक्लिएट. और कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनके अंदर एट अ टाइम दो से ज्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, तो ऐसे सेल्स को हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लिएट. अब हम बात करते हैं इसकी विजिबिलिटी की. विजिबिलिटी से क्या मुराद है? विजिबिलिटी से ये मुराद है कि सेल के अंदर हमें न्यूक्लियस नजर आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, नहीं आएगा तो कब आएगा. विजिबिलिटी के अंदर हम जो पहला पॉइंट बात करेंगे जिसपे वो ये है कि न्यूक्लियस
एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है सेल का, इस वजह से इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डार्कर होता है एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, जिस वजह से ये नुमाया होगा, प्रोमिनेंट होगा और ये लाइट माइक्रोस्कोप में भी हमें सही तरह से नजर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि जब तक सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होगा, जब तक सेल डिवाइड नहीं कर रहा, उसका न्यूक्लियस हमें विजिबल होगा, नजर आएगा। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइडिंग फेज में जाएगा कि वो अपने आप को डिवाइड करने लगा है, उस वक्त हमें न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा। उसकी रीजन ये है कि ओवरऑल हम सेल साइकिल को दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज जिसे हम कहते हैं इंटरफेज एंड डिवाइडिंग फेज जिसे हम कहते हैं माइटोटिक फेज। जैसे ही सेल माइटोटिक फेज में शिफ्ट होता है, यानी कि उसने अपने आप को डिवाइड करना होता है, तो उसके अंदर जो वो पहला स्टेप करता है वो ये करता है कि उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप डिसऑर्गेनाइज होगी तो वो न्यूक्लियस हमें नजर नहीं आएगा। दैट वाज आवर रिगार्डिंग टू इट्स विजिबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी रिगार्डिंग टू इट्स केमिकल कंपोजिशन। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। Chromatin network actually it is composed of two main components. The first one is the DNA, deoxyribonucleic acid, while the second one is protein. Chromatin network दो चीजों से मिलकर बना है, DNA से जो कि एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसकी डिस्क्रिप्शन हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पढ़ ली थी। और दूसरा हम इसके अंदर देखते हैं कि प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और इसके अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि न्यूक्लियस में पाई जाएंगी, जो कि क्रोमैटिन नेटवर्क का बकायदा एक कंपोनेंट है। दूसरा इसका जो कंपोनेंट है दैट इज द सोल्यूबल सैप व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। सैप कहते हैं वाटरी पोर्शन को या फ्लूइड पोर्शन को। न्यूक्लियस के अंदर जो सोल्यूबल पोर्शन, वाटरी पोर्शन या फ्लूइड पोर्शन होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम फर्दर कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर वाटर पाया जाता है, सोल्यूबल आयंस होते हैं, उसके अलावा इसके अंदर आरएनए भी पाया जाता है, और उसके अलावा इसके अंदर हमें कुछ प्रोटीन्स भी और एंजाइम्स भी नजर आते हैं। ये थी जी हमारे पास प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज रिगार्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें न्यूक्लियस के तीन मेजर कंपोनेंट्स नजर आते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोलस और तीसरा क्रोमोसोम्स। अब हम वन बाय वन इन तीनों कंपोनेंट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने लगे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं, और अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हम कहेंगे कि ऐसा इन्वेलप जो कि पोरस है और उसने सेल के जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट किया हुआ है फ्रॉम इट्स साइटोप्लाज्म, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप कहेंगे। पोरस मेम्ब्रेन से मुराद ऐसी मेम्ब्रेन जिसके अंदर पोर्स होंगे और इसने न्यूक्लियर के जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट किया हुआ है फ्रॉम इट्स साइटोप्लाज्म, और इसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज रिगार्डिंग टू इट्स कंपोजिशन। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। बाहर वाली इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई और अंदर वाली इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। अगर आप देखें यहां पर स्ट्रक्चर, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये इन्वेलप है जिसने न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है, इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स हैं, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज एट सम प्लेसेस कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और दूसरी साइड पे ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। तो इसके अंदर हम ये चीज मेंशन करेंगे कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन है वो किसी किसी जगह पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूअस होगी, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसका काम क्या है, इट जस्ट इंक्लोजेस द न्यूक्लियर कंटेंट, उसने न्यूक्लियर कंटेंट को अपने अंदर घेरा हुआ होता है। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जी न्यूक्लियर पोर्स। अब न्यूक्लियर पोर्स क्या चीज है?
न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर कुछ साइट्स, प्लेसेस, स्पॉट्स ऐसे होते हैं जहां पर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में कंटिन्यूअस हो जाती है, और जिस जगह पर आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में कंटिन्यूअस होगी या फ्यूज करेगी, वहां पे एक पोर बन जाएगा। उस पोर को हम न्यूक्लियर पोर कहेंगे। इसकी डेफिनेशन हम यूं कहेंगे कि एट सम पॉइंट्स outer and inner membranes are continuous which results in the formation of pores called nuclear pores। अगर आप ये देखें तो इसके अंदर ये आपको जो छोटे छोटे से पोर्स या सुराख नजर आ रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। ठीक हो गया। अब न्यूक्लियर पोर का अगर हम फंक्शन डिस्कस करें तो हम ये कहेंगे दे आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अक्रॉस जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। न्यूक्लियर पोर अपना रोल प्ले करते हैं। और थर्ड पॉइंट है जी रिगार्डिंग टू देयर नंबरिंग, कि सवाल ये पैदा होता है कि एक न्यूक्लियस के इन्वेलप के अंदर कितने पोर्स हो सकते हैं। एक्चुअली दे आर हाईली वेरिएबल रिगार्डिंग टू देयर नंबरिंग। अगर हम इनकी नंबरिंग देखें तो ये हाईली वेरिएबल है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत कम अमाउंट में होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे। फॉर एग्जाम्पल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। अब अनडिफरेंशिएटेड सेल किसे कहते हैं? हमने सेल वाले चैप्टर में स्टार्ट में ये बात की थी कि सेल्स दो टाइप के होते हैं, जनरलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड सेल। यहां से पे जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, इससे मुराद है जनरलाइज्ड सेल। ठीक हो गया। और जो जनरलाइज्ड सेल होगा, यानी कि जो अभी तक डिफरेंशिएट नहीं हुआ, उसके अंदर तकरीबन 30,000 पर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एग्स हो गए, फीमेल के अंदर जो एग प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर हम ये देखें कि इसकी रीजन क्या है कि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियर पोर ज्यादा क्यों पाए जाते हैं, उसकी रीजन ये है कि जनरलाइज्ड सेल अभी तक डिफरेंशिएट नहीं हुआ, उसने डिफरेंशिएट होना है। डिफरेंशिएट होने से क्या मुराद है? उसने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है और उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली वो अपना स्ट्रक्चर मॉडिफाई करेगा, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर डिफरेंशिएशन। और इस प्रोसेस के लिए उसके अंदर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, और उन एक्टिविटीज के लिए जो सेलुलर इंफॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए आएगी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। इस वजह से उसके अंदर न्यूक्लियर पोर ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसे ज्यादा मैसेंजर आरएनए की जरूरत है जो कि उसकी डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएटेड सेल्स की बात करें, यानी कि स्पेशलाइज्ड सेल की, ऐसा सेल जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और उसने अपना स्ट्रक्चर उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया हुआ है, तो उसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स कम अमाउंट में पाए जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि उसने अपनी डिफरेंशिएशन कर ली है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 3 या 4 न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में राइज हो रही होगी, वो ये कि हमने तो ये स्टडी किया कि जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। एक्चुअली बात इसी तरह से ही है। यहाँ पर रेड ब्लड सेल जो हम बात कर रहे हैं, इससे मुराद इमेच्योर रेड ब्लड सेल है जो कि अभी तक अपनी साइट ऑफ फॉर्मेशन में पड़ा हुआ है, जहां पर ये प्रोड्यूस होता है, जिसकी बात कर रहे हैं हम बोन मैरो में। यानी कि बोन मैरो में जो फ्रेशली सिंथेसाइज्ड इमेच्योर रेड ब्लड सेल होगा उसके अंदर सर्कुलर न्यूक्लियस पाया जाता है और उस न्यूक्लियस के अंदर 3 या 4 पोर्स होंगे। लेकिन जैसे ही ये रेड ब्लड सेल मैच्योर होगा, यानी कि ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा जहां पे इसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है रिगार्डिंग टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उस वक्त इसका जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर सबसे मेजर इन्वॉल्व या सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल के अंदर जितनी ज्यादा हीमोग्लोबिन होगी वो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट या कैरी कर सकेगा। इस वजह से ये अपने न्यूक्लियस को डिसमेंटल कर देता है। लेकिन यहां पर रेड ब्लड सेल से मुराद इमेच्योर रेड ब्लड सेल है जो कि अभी अपनी साइट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि बोन मैरो में पड़ा हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ, ब्लड स्ट्रीम में नहीं गया। That was all regarding to the nuclear membrane। इसके अंदर अगर मैं आपको ये बताऊं कि सपोज दैट हमारी बॉडी के अंदर एक जनरल अगर सेल होगा तो वो ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है। सपोज दैट ये डिफरेंशिएट हो गया जी न्यूरॉन में, तो इसका बकायदा स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा।
जब इसने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है तो ये अपना स्ट्रक्चर भी उसी के हिसाब से मॉडिफाई कर लेगा। अब हमें पता है कि न्यूरॉन्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन, ये बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये अपना स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे, एक्सोन हो जाएंगे, डेंड्राइट सेल बॉडीज हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।